हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं आप सभी के। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड और आज इसका पार्ट नंबर 10 है। प्रीवियस पार्ट था वो सारा थ्योरेटिकल था, उसमें जो डेरिवेशन था वो मैंने आपको बताया है कि होलोस्फीयर वाला ही करना आपको। आज जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें क्या था, कंडक्टिंग। उससे प्रीवियस थी उसमें क्या था, होलोस्फीयर था। होलोस्फीयर कंडक्टिंग भी हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग भी, दोनों के लिए फॉर्मूला था। मतलब चारों टाइप के स्फीयर अपने आज कंप्लीट हो जाएंगे। और आज इस टॉपिक को करने के बाद आपका जो टॉपिक मेन टॉपिक था इस चैप्टर का, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, वो कंप्लीट हो जाएंगी। फिर दो तीन छोटे टॉपिक बचेंगे, वो अपने जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो। तो देखिए प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, यानी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर अपने को गिवन है, उसके कारण इंटेंसिटी अपने को निकालनी है। वही सारी सेम यानी सिचुएशंस यानी चारों पॉइंट पर अपने को निकालनी होगी। तो इसमें थोड़ा सा क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा यहाँ पे। तो वो चेंज अपने देखेंगे क्या आएगा। तो अब देखो अपने स्टार्ट करते हैं। थ्योरी में क्या लिखा हुआ है कि लेट वी हैव ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अपने पास एक क्या है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, हैविंग रेडियस कैपिटल आर। उसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। नाउ वी गिव प्लस क्यू चार्ज टू दिस स्फीयर विच विल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ओवर ऑल सरफेस एंड इनसाइड ऑल ओवर द वॉल्यूम। यानी कि देखो यहाँ पे क्या फ़र्क आ गया कि जो आपका कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर था उसमें जब अपने उसको प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड किया था, तो वो प्लस क्यू चार्ज क्या हुआ था कि उस स्फीयर के ओनली सरफेस पे रहा था, अंदर चार्ज नहीं गया था। उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था कि इनसाइड चार्ज क्यों नहीं प्रेजेंट रहता। लेकिन इसमें क्या होगा कि जब आप क्या करोगे, किसी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को क्या करोगे, चार्ज प्रोवाइड करोगे, तो ये चार्ज उसके क्या होगा, ऊपर भी आएगा, मतलब सरफेस पर भी, और उसके इनसाइड भी चला जाएगा। क्योंकि अब इस चार्ज को इनसाइड रिपेल करने वाला कोई चार्ज नहीं होगा। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होता है उसमें क्या होता है कि जो चार्ज अपने भेजते हैं उसको रिपेल करने वाला अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो बाहर से आने वाले चार्ज को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इस कारण वो चार्ज अपना जो है वो अंदर नहीं रह पाता। लेकिन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में जो चार्ज दोगे वो सारे स्फीयर में क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब अपने यहाँ पे यही मानेंगे कि लेट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर इज रो। अब यहाँ पे देखो एक चेंज आ गया, और बच्चे मेरे से ये क्वेश्चन पूछते भी थे पिछली बार कही कि सर आपने अब तक जो स्फीयर लिए थे उसमें ओनली आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी लेते थे, लेकिन इसमें वॉल्यूम क्यों लिया। तो क्वेश्चन भी जायज़ है, तो आप सोच सकते हो भी वॉल्यूम क्यों लिया यहाँ पे। तो वॉल्यूम इस कारण लेते हैं बच्चों क्योंकि वहाँ पे जो अपने चार्ज देते थे, चाहे तो सॉलिड स्फीयर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर था और चाहे आपका होलो स्फीयर था, दोनों में चार्ज ओनली सरफेस पे रहता है। मान लो चार्ज आपने नेगेटिव चार्ज दिया तो वो सरफेस पे रहेगा। तो इसका ओनली सरफेस ही काम आता था जो डेरिवेशन करने में। तो सरफेस काम आता था, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा लेते थे अपने। लेकिन यहाँ पे जो चार्ज आप दोगे वो अंदर भी चला जाएगा, चार्ज अंदर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब अब चार्ज सरफेस के साथ साथ इसके पूरे वॉल्यूम में फैल गया है, तभी अपने यहाँ पे रो ले रहे हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यही रीज़न है इसके पीछे। और दूसरी चीज़, कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर आप ये थ्योरी जो करवा रहे हो, सर ये थ्योरी स्टार्टिंग में लिखनी ज़रूरी होती है भाई। ये जो आप आर लिखते हो वो आर रेडियस है, चार्ज देते हैं, तो बच्चों ये बहुत ज़रूरी है थ्योरी। अगर मान लो आप ये थ्योरी नहीं लिखते तो आपका एक नंबर कटना तय है। अगर मान लो 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है और उसमें आप थ्योरी मिस कर देते हो तो एक नंबर पक्का कटेगा वहाँ पे। तो ये थ्योरी का भी नंबर होता है, ऐसे नहीं भी जो आपको डेरिवेशन करना होता है उसमें ओनली मैथमेटिकल करना होता है सारा कुछ, आपको थ्योरी करनी उसमें ज़रूरी है। तो तभी मैं आपको ये थ्योरी सारी, हर एक देखो कहानी हर एक में एक जैसी होती है। जितने आप स्फीयर वाले करोगे, हर एक स्फीयर में आप ऐसे लिखोगे लेट वी हैव ए स्फीयर हैविंग इतनी रेडियस है उसकी, उसको ये चार्ज दिया अपने, तो वो सारा आ जाएगा। लेकिन आपको लिखना ज़रूरी है। अब इसमें क्या करते हैं अपने कि नाउ वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी विच इज सिचुएटेड एट स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। यानी कि अब अपने को क्या करना है कि पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है जो कि स्फीयर के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, पी पॉइंट है जो अपना। सो देयर आर 4 पॉसिबल कंडीशंस फॉर पॉइंट पी, यानी पी जो अपना पॉइंट है उसके लिए क्या है, 4 पॉसिबल कंडीशंस है अपने।
तो वो कंडीशंस क्या क्या होंगी? पहली कंडीशन वही सेम ही है कि व्हेन पॉइंट इज सिचुएटेड आउटसाइड द स्फीयर, जब आपका जो पॉइंट है वो आउटसाइड द स्फीयर हो, मतलब स्मॉल आर कैपिटल आर से ग्रेटर देन हो। अब इसको डायग्राम से समझो कि देखो क्या होगा कि अपना एक स्फीयर है, ये ओ इसका सेंटर है और कैपिटल आर इस स्फीयर की क्या है? रेडियस है। अब इस स्फीयर के सेंटर से यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है कौन सा है? पी पॉइंट, और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? स्मॉल आर डिस्टेंस। और इस पर अपने को क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है आपको मैंने बताया था क्या करना होता है, उस पॉइंट से पास आउट होता हुआ एक क्या कर दो? गॉसियन सरफेस बना दो। और गॉसियन सरफेस भी कैसा? जिसपे इंटेंसिटी की वैल्यू हर पॉइंट पे क्या हो? सेम हो। तो अपने इस पी पॉइंट से पास आउट होता हुआ ये वाला जो बाहर मैंने बना रखा है ये वाला, ये क्या है? गॉसियन सरफेस बना दी है। जो कैसा गॉसियन सरफेस है? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। एक स्फीयर बना दिया है और इस स्फीयर की जो रेडियस है वो अपने कितनी ली है? स्मॉल आर रेडियस ली है। तो वही चीज़ है कि इन दिस कंडीशन वी मेक ए गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू पॉइंट कैपिटल पी, यानी कैपिटल पी पॉइंट से पास आउट होता हुआ गॉसियन सरफेस बनाएंगे हैविंग रेडियस स्मॉल आर उसकी क्या होगी? रेडियस होगी। ऑन दिस सरफेस वैल्यू ऑफ ई इज सेम एंड डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द सरफेस। अब देखो कई स्टूडेंट सोचेंगे कि सर आपने ई की वैल्यू सेम क्यों लिखी है यहाँ पे, तो बता सकते हो सेम क्यों है? क्योंकि इस गॉसियन सरफेस का हर पॉइंट, चाहे आप कहीं मर्जी ले लो पॉइंट, इस जो स्फीयर है इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस भी होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस होगी। तो इस स्फीयर पर आप जहाँ मर्जी ले लो गॉसियन सरफेस पर पॉइंट, उसकी डिस्टेंस हमेशा सेंटर से क्या होगी? सेम होगी। तो जब डिस्टेंस सेम है तो इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या होगी? इसके लिए सेम होगी। तो तभी मैंने कहा है इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होगी और जो ई की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगी। आउटवर्ड क्यों होगी? आउटवर्ड इस कारण होगी क्योंकि आपका जो चार्ज है वो पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे गिवन है। अब नेक्स्ट है कि नाउ वी टेक ए स्मॉल एरिया एलिमेंट डी एस। अब अपने क्या करते हैं? एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेते हैं और उस एरिया एलिमेंट को नाम क्या देते हैं? अपने डी एस नाम देते हैं, ठीक है। डी एस ऑन दिस गॉसियन सरफेस, अपने इस गॉसियन सरफेस पे डी एस एलिमेंट लेते हैं। तो इस जो डी एस एलिमेंट है इससे फ्लक्स जो पास आउट होता है वो फ्लक्स कितना पास आउट होगा वो देखो आप। तो फ्लक्स की वैल्यू अपने देखो कैसे निकालते हैं? डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, और ई डॉट डी एस मतलब ई डी एस कोस थीटा। अब थीटा की वैल्यू अपने को देखनी पड़ेगी भी, जो आपने यहाँ पे डी एस एलिमेंट लिया है इस पे ई और डी एस की वैल्यू कैसी है, कौन सी डायरेक्शन है दोनों की। तो इस पे अगर अपने ई और डी एस वेक्टर की डायरेक्शन देखें तो दोनों की डायरेक्शन सेम ही आएगी, क्योंकि यही आउटवर्ड डायरेक्शन इसकी होती है और डी एस भी क्या होता है? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम आ रही है तो मतलब थीटा यहाँ पे क्या आ गया? 0। अब देखो कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा भाई सर देखो कि आपके देखो एक ये क्वेश्चन है कि अगर अपने इस स्फीयर को नेगेटिव चार्ज दे दें, भाई ये वाले पॉजिटिव की जगह क्या करें? इसको नेगेटिव चार्ज दे दें, तब भी इसका फॉर्मूला सेम ही आएगा इंटेंसिटी का। वो कैसे आएगा सेम? वो देखो आपको वो डाउट भी क्लियर कर देता हूँ। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसको नेगेटिव चार्ज देता हूँ तो जो ई की डायरेक्शन है वो ई की डायरेक्शन ये आउटवर्ड ना रहेगी, अब क्या हो जाएगी? ये वाली डायरेक्शन होगी इनवर्ड, मतलब ऐसे होगी, ये वाली ई की डायरेक्शन होगी है, ठीक है। ये ई वेक्टर की डायरेक्शन होगी अगर नेगेटिव चार्ज गिवन हो। तो देखो अब ई वेक्टर तो ऐसे ही जा रहा है इस साइड, ये ई की डायरेक्शन है, और जो डी एस वैक्टर है वो आपका कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, ये डी एस वैक्टर की डायरेक्शन है। तो अब ई वैक्टर और डी एस वैक्टर के बीच जो आप एंगल लोगे वो एंगल क्या होगा? वो ये वाला एंगल होगा, यानी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री एंगल हो जाएगा। समझ आए? 180 डिग्री हो गया। तो अब ई डॉट डी एस की जगह आप यहाँ पे क्या लिखोगे? देखो एक चीज़ तो यहाँ पे ये आएगी कि आप इस ई वेक्टर को अगर आप आउटवर्ड लिख रहे हो और इस जो अपने डेरिवेशन कर रहे हैं इसमें ई की वैल्यू अपने पॉजिटिव ले रहे हैं, तो अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो इधर वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव डायरेक्शन लोगे आप, क्योंकि अब जो आप नेगेटिव चार्ज लोगे उसके कारण डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी, तो वो डायरेक्शन आप नेगेटिव लोगे। तो देखो एक नेगेटिव साइन तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर आप नेगेटिव चार्ज लेते हो उसमें क्या होता है? देखो एक नेगेटिव साइन तो इस ई के साथ आ जाएगा क्योंकि ई की डायरेक्शन चेंज होगी नेगेटिव चार्ज के कारण, और एक यहाँ पे कोस 180 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा?
कोस 180 डिग्री आएगा, तो कोस 180 -1 होता है। तो जब आप इस -1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो एक माइनस पहले से ही प्रेजेंट है और एक -1 ये हो गया, तो दोबारा से माइनस माइनस गुणा होके क्या आ जाएंगे, मल्टीप्लाई होके EDS आ जाएंगे। तो मतलब चाहे आप पॉजिटिव चार्ज लो चाहे आप नेगेटिव चार्ज लो, दोनों के लिए जो फॉर्मूला आएगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो सेम होगा फॉर्मूला। समझ में आया। अब नेक्स्ट है कि अब आपने फ्लक्स की वैल्यू निकाल ली, जो आपका DS एलिमेंट था उससे फ्लक्स निकाल लिया पास आउट होता हुआ। तो अब अपने को पूरा निकालना है टोटल सरफेस से। तो टोटल सरफेस के लिए इस d का क्या कर देते हो, इंटीग्रेशन कर दोगे, एस मतलब जो इसका सरफेस इंटीग्रेशन। तो अब आपको पता है कि जो गॉसियन सरफेस आपने लिया हुआ है इसके हर पॉइंट पे E की वैल्यू सेम है, मतलब E इज़ कांस्टेंट है, E इज़ सेम या कांस्टेंट फॉर गॉसियन सरफेस। तो E बाहर आ जाएगा और अंदर ये बचेगा और पूरा क्या बचेगा, 4πr², यानी जो कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस है। क्योंकि गॉसियन सरफेस का आपने रेडियस R ली हुई है, तो उसका सरफेस एरिया जो छोटे छोटे DS एरिया होंगे वो सारे मिलके क्या बना देंगे, उसका सरफेस बना देंगे। तो ये E×4πr² आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन अब देखो अपने गॉस लॉ अपने को कहता है कि जो फाई होता है वो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो अब सिग्मा क्यू की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा क्यू होता है कि जो चार्ज आपका गॉसियन सरफेस के अंदर प्रेजेंट है, इनसाइड प्रेजेंट है। तो इनसाइड तो ये सारा चार्ज जितना अपने स्फीयर को दिया हुआ है सारा ही गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो मतलब यहाँ पे सिग्मा क्यू की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, +Q के इक्वल आएगी, जो चार्ज आपका गिवन है गॉसियन सरफेस को। तो वो +Q आ गया, तो फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। लेकिन आपने ऊपर फाई की वैल्यू निकाली है E×4πr²। तो अब इन दोनों इक्वेशन से अपने क्या कर देंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, क्योंकि दोनों ही फ्लक्स की वैल्यूज़ हैं, फ्लक्स की वैल्यूज़ हैं, तो दोनों को इक्वल कर दो। तो E की जो वैल्यू आ जाएगी वो Q/4πε0r² आ जाएगी, क्योंकि ये वाला क्या आएगा यहाँ अपॉन में आ जाएगा, तो 4πr²। और 1/4πε0 मैंने आपको ये बताया कि 4πε0 जब भी अपॉन में आ जाए इसको आप क्या लिख देते हो, K लिख देते हो। तो E की वैल्यू KQ/r², ये बिल्कुल सेम आ रही है, कोई फर्क नहीं आ रहा। जो आपने होलोस्फीयर में किया था उसमें भी आउटसाइड पॉइंट के लिए KQ/r² आ रही थी, और इसमें भी क्या आ रही है, KQ/r²। और वेक्टर फॉर्म में अपने क्या करेंगे, यहाँ पे +-r लिख देंगे। अब +r तो दिखाता है कि जो डायरेक्शन आपकी इंटेंसिटी की वो आउटवर्ड है, ऐसे E वेक्टर की डायरेक्शन ये है, मतलब आपने जो स्फीयर को चार्ज दे रखा है वो कैसा चार्ज दे रखा है, पॉजिटिव। और अगर आपका E वेक्टर की डायरेक्शन इनसाइड है तो तब आप क्या लोगे, यहाँ पे -r लोगे, जो कि अपने को बताएगा भी E की जो डायरेक्शन है वो क्या है, इनसाइड है। समझ आया। अब देखो चेंज जो आएगा वो यहाँ पे आएगा इस वाले टॉपिक में, यहाँ पर कैसे कि अब आपको वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी E इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में आपको क्या करना है, इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। वहाँ पे अपने सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में वैल्यू निकाली थी, लेकिन यहाँ जो चार्ज है आपका पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, तो तभी अपने क्या करेंगे, जो वॉल्यूम में अपने क्या करेंगे, इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की हेल्प से। तो अब देखो आप कैसे करोगे इसको, देखो अपने क्या करते हैं, चार्ज ऑन यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू रो। अब ये क्यों लिखा चार्ज ऑन यूनिट वॉल्यूम, सोचो, क्योंकि देखो रो होता क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन क्या थी, चार्ज ऑन यूनिट वॉल्यूम। तो मतलब चार्ज ऑन यूनिट वॉल्यूम को अपने क्या बोलेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज इंटेंसिटी कह देंगे। तो वही है कि चार्ज ऑन यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू रो है। तो अब पूरा जो अपने स्फीयर है उसका वॉल्यूम कितना है, 4/3πr³। तो अब उतने वॉल्यूम पर कितना चार्ज हो जाएगा, वो Q के इक्वल होगा, और वो Q आपका रो इंटू 4/3πr³ के इक्वल आ जाएगा। भी आपको ये बोल दिया भी जो आपका स्फीयर है उसका जो वॉल्यूम है वो 30 मीटर क्यूब है, 30 मीटर क्यूब है, और आपको कह दिया भी 1 मीटर क्यूब पे जो चार्ज है वो 10 कूलम है। कितना है, 10 कूलम है। तो आपको 30 मीटर क्यूब पे चार्ज निकालना है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे इसको 10 को 30 से, तो 30 को जब अपने 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 300 कूलम, मतलब पूरे स्फीयर पे आपका 300 कूलम चार्ज आ जाएगा। इसको ऐसे समझ सकते हो। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम पे तो इतना चार्ज है, तो इतने वॉल्यूम पे कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्वेश्चन इक्वेशन 4 आ गई। अब इक्वेशन 4 से जो आप Q की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दो इस इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 में जब अपने Q की वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा आपके पास,
क्यू की वैल्यू ये कंप्लीट, ये पूरी क्यू की वैल्यू है आपके पास, ठीक है, और अपॉन में आर स्क्वेयर। अब इस के को मैं लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर ये का यही पड़ा, ये देखो। तो अब 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और कुछ तो नहीं कैंसिल हो रहा, तो अब ऊपर बचा क्या, रो आर क्यूब, और अपॉन में 3, ये अपॉन वाला 3 यहाँ नीचे आ जाएगा, यहाँ नीचे 3, तो ये 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर बच जाएगा। तो रो कैपिटल आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर, ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई, जो आपके पास इंटेंसिटी की वैल्यू है इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, ठीक है। और इसकी वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो आप इसके साथ क्या लगा दोगे, प्लस माइनस आर कैप, इसकी डायरेक्शन वही रहेगी जैसे आपने ऊपर बता रखा था। तो समझ आ गया होगा मुझे लगता है ये वाला भी आपको। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है कि व्हेन पॉइंट इज सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, यानी सरफेस पे पॉइंट सिचुएटेड हो, तो अब अपने सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो मान लो ये वाला जो पी पॉइंट है, कई स्टूडेंट्स यहाँ भी कंफ्यूज हो जाएंगे, सर स्मॉल आर कैपिटल आर आप कैसे लिखते हो। देखो फर्स्ट सिचुएशन में तो ये स्मॉल आर ग्रेटर देन था, क्योंकि स्मॉल आर की लेंथ तो ये थी, लेकिन कैपिटल आर की लेंथ इतनी थी, तो स्मॉल आर यहाँ पे क्या था, जो इस आर से ग्रेटर देन था। अब इस पी पॉइंट को उठा के आप यहाँ सरफेस पे ले आओगे, तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस ओ से लेके सरफेस तक, और जो कैपिटल आर की वैल्यू है वो भी क्या है, इस पॉइंट से लेके ओ से लेके और इस सरफेस तक। तो मतलब स्मॉल आर और कैपिटल आर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो तभी मैंने लिखा सरफेस के लिए स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 दोनों इंटेंसिटी के फॉर्मूले हैं, दोनों में ही अपने क्या करेंगे, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर देंगे। तो देखो कैपिटल आर पुट करोगे तो एक फार्मूला तो आएगा ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, और जब इक्वेशन 5 में पुट करोगे, ये जो ऊपर अपने इक्वेशन निकाली है ये वाली, तो इसमें जब आप क्या करोगे, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट करोगे, तो रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा रो आर और अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट आपके पास फॉर्मूला, ठीक है। और इस आर क्यूब से क्या हो जाएगा, नीचे वाला आर स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वेयर जब इस आर क्यूब से कैंसिल होगा तो ऊपर आर बचेगा और नीचे 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आपके दो इंटेंसिटी के फॉर्मूले हैं, किसके लिए, सरफेस के लिए, जब आपका पॉइंट कहाँ पे है, सरफेस पे सिचुएटेड हो। समझ में आया। अब तीसरा जो पॉइंट आता है, ये पॉइंट है सबसे हार्ड। वैसे तो हार्ड नहीं है, अगर आपको समझ में आ गया तो बिल्कुल आसान है, लेकिन स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है ये ज़्यादातर। कारण क्या है, क्योंकि वो देखते हैं कि ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बड़ा पॉइंट है, तो वो सोच लेते हैं कि हमसे तो नहीं होगा। तो जब आपने सोच ही लिया आपसे नहीं होगा तो नहीं होता फिर, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी, 2-3 बार लिख के देखोगे तो याद हो जाएगा आपके ये, और मुझे गारंटी है आपको पक्का याद होगा ये मेरा समझाया हुआ। तो अब देखो व्हेन पॉइंट इज सिचुएटेड इनसाइड द स्फीयर, जब आपका जो पॉइंट है जिस पे आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी है वो कहाँ पे हो, इनसाइड द स्फीयर हो, मतलब आप पी पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये पी पॉइंट है, ठीक है, ये वाला अंदर वाला, और जो स्फीयर की रेडियस है वो कैपिटल आर, और इस सेंटर से इस पी पॉइंट की जो डिस्टेंस लेते हैं वो स्मॉल आर लेते हैं। तो हो गया ना स्मॉल आर, अब लेस देन हो गया कैपिटल आर से, हो गया ना। तो अब अपने क्या करेंगे इस कंडीशन में भी, इन दिस कंडीशन वी ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस स्फेरिकल हैविंग रेडियस स्मॉल आर और पासिंग थ्रू पॉइंट पी, पी पॉइंट से पास होता है और जो इसकी रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल आर है। तो अब स्मॉल आर रेडियस का आपने क्या बना लिया, गॉसियन सरफेस बना लिया। तो अब गॉसियन सरफेस पे अपने क्या करेंगे, वही एक क्या लेंगे, डीएस एलिमेंट लेंगे, इस पे ई और डीएस की डायरेक्शन देखेंगे। तो वो ई और डीएस की डायरेक्शन देखो, गॉस लॉ अपने को कहता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट डीएस, जो होता है वो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब अपने स्मॉल सरफेस एलिमेंट लेते हैं डीएस, वही सारी कहानी, ई और डीएस की डायरेक्शन सेम है, ई डी एस कोस थीटा, थीटा 0 कोस थीटा 1 हो गया, डी फाई ई डी एस हो गया, और पूरे सरफेस के लिए निकालना है तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, जो ऊपर मैं आपको करवा चुका हूँ। यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, सब कुछ सेम आएगा। अब जो बात आती है वो बात आती है यहाँ पे, देखो इधर वाली वैल्यू तो अपने निकाली ई डी एस की, अब बात आती है सिग्मा क्यू की। तो सिग्मा क्यू क्या होता है, पहले ये बताओ मेरे को, आपको बहुत बार बता दिया मैंने, सिग्मा क्यू क्या होता है। सिग्मा क्यू होता है चार्ज प्रेजेंट इन गॉसियन सरफेस, इनसाइड द गॉसियन सरफेस, यानी गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। तो अब आपको जो चार्ज निकालना है, सिग्मा क्यू जो होगा आपके पास, वो सिग्मा क्यू होगा कि जो आपका गॉसियन सरफेस अब ये वाला बन रहा है, बाहर वाला नहीं है, बाहर वाला तो आपका स्फीयर है, ये जो अंदर गॉसियन सरफेस बन रहा है इसके अंदर यहाँ पे कितना चार्ज प्रेजेंट है।
अब ये वाला चार्ज आपको इंक्लूड नहीं करना, जो बाहर वाला है ये वाला चार्ज आपको कैंसिल आउट कर देना है, ये चार्ज इसमें ऐड नहीं होगा। ओनली गॉसियन सरफेस जो आपका स्मॉलर रेडियस का है उसके इनसाइड कितना चार्ज प्रेजेंट है वो अपने को फाइंड करना होगा। तो अब वो कैसे फाइंड करेंगे वो देखो, उसकी ट्रिक क्या है कि वी हैव टू फाइंड द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के इनसाइड कितना चार्ज है, तो देखो चार्ज प्रेजेंट इन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब वॉल्यूम, यानी 4/3 कैपिटल आर क्यूब वॉल्यूम में कितना चार्ज है आपको पता है, क्यू चार्ज है। कितना है, क्यू चार्ज है। 4/3 पाई आर क्यूब किसका वॉल्यूम है, पूरे स्फीयर का है, तो पूरे स्फीयर पे क्यू चार्ज है, तो मैं वॉल्यूम ले रहा हूँ भाई, इतने वॉल्यूम में तो क्यू चार्ज है, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और आपको निकालना कितने वॉल्यूम में है। अब इसका देखो वॉल्यूम कितना होगा, ये एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ही है और इसकी रेडियस आर है, तो जो इसका क्या हो जाएगा, इस छोटे स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा वो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा ना। तो अब अपने को निकालना है चार्ज प्रेजेंट इन 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम, तो वो कितना हो जाएगा, जो यूनिट वाला है ये वाला, इससे अपने क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो ये आ जाएगा क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। और यहाँ पे मैं जो एक आपको फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको ये वाली चीज़ ना समझ आए, ये जो 3 स्टेप मैंने किए हैं ये ना समझ आए, तो इसको समझने का एक आसान तरीका है भी, आपको मैंने 10 पेन दे दिए, ये 10 पेन है और इनका जो रेट है वो 50 रुपये है। कितना है, 50 रुपये है। तो वही चीज़ है कि 10 रुपये की जगह अब अपने पास 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम आ गया और 50 की जगह क्यू आ गया। तो अब आपको क्या करना है, 10 पेन का रेट है जो वो 50 रुपये है, 50 रुपीज़ है। तो अब आपको एक पेन का निकालना, तो एक पेन के लिए क्या करोगे, 50/10 करोगे कि या नहीं करोगे, करोगे ना भी। एक पेन का रेट आपको कह दें भी 10 का 50 है, तो एक का कितना आ जाएगा, 5 रुपये आ जाएगा। आप कहोगे 5 रुपये आ गया, तो मतलब ये वाली क्या चीज़ है, अब 5 रुपये है, ये मान लो। ये आपने यही किया, अभी इस क्यू में इसका भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया इसको। अब आपको अगर पूछें भी 2 पेन का रेट निकालो, तो जो ये एक पेन वाला आया है इसको आप क्या कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब 5 × 2 मतलब 10 रुपीज़ आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो वही चीज़ की है कि इतने वॉल्यूम में निकालना, तो उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया आपने। तो अब पेन वाले एग्जाम्पल से मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखो सिग्मा क्यू की वैल्यू आ गई, तो अब अपने क्या करेंगे, सिग्मा क्यू और ई डी एस की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ ई डी एस और यहाँ सिग्मा क्यू एप्सिलॉन नॉट नीचे है ही। तो वही चीज़ आएगी यहाँ पे कि अब अपने वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। तो अब ये 4 पाई आर स्क्वेयर यहाँ नीचे आएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर कैपिटल आर क्यूब, आर स्क्वेयर कैपिटल आर क्यूब, और ऊपर स्मॉल आर क्यूब और क्यू आ गया। तो अब देखो इस आर स्क्वेयर से ये वाला आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आर ही बचेगा और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। और आपको मैंने बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप क्या लिखते हो, के लिखोगे, तो के क्यू आर अपॉन में कैपिटल आर क्यूब, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये आपके पास आ गया इंटेंसिटी का फॉर्मूला। बिल्कुल ऐसी इंटेंसिटी आप ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में निकालते थे, अगर आपको याद हो तो। ग्रेविटेशन वाला चैप्टर था ना, उसमें भी आपने अर्थ के लिए निकाली थी कि अगर इनसाइड द अर्थ कोई पॉइंट हो तो उसके उस पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। वो चैप्टर खोल के देखना अगर आपको याद ना हो। वहाँ GM अपॉन आर क्यूब और इंटू में आर आया था, और यहाँ के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर आ रहा है। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म में मैंने आपको तरीका बताया कि जब भी आपको देखो, अगर तो आपका जो आर या आर स्क्वेयर है वो अपॉन में हो या पावर की फॉर्म में हो, तब तो आप क्या करोगे, प्लस माइनस आर कैप लगा दोगे। जैसे ऊपर आया था के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर और प्लस माइनस आर कैप। लेकिन अगर सिंगल आर आ गया, जैसे ये यहाँ पे आ गया, तो अब आप वेक्टर फॉर्म क्या करोगे, यहाँ पे तो वेक्टर लगाना ही लगाना होता है, इस आर के ऊपर भी आप वेक्टर लगा दोगे, कैप लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्या करोगे, कैप नहीं लगाओगे यहाँ पे। समझ में आया, जब सिंगल है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे ऐसे होता भी, आपको ऐसे पावर गिवन होती भी, यहाँ पे भी जैसे मान लो स्क्वायर होता है यहाँ पे इसका, तो तब आप क्या करते यहाँ पे प्लस माइनस आर कैप लगा देते। लेकिन जब सिंगल आपका आ रहा है ये वाली चीज़, तो आप इसके ऊपर क्या लगा दोगे, वेक्टर लगा दोगे। समझ आया। अब नेक्स्ट बात आती है वही जो ऊपर अभी आपने किया था, वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में इंटेंसिटी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो अब ये वाला फॉर्मूला इंटेंसिटी का है।
अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में क्यू आपने जो ऊपर इक्वेशन 4 लिखी थी उस इक्वेशन 4 देखना आप, उसमें क्यू की वैल्यू ये निकाली थी आपने इक्वेशन 4 से। तो अब इस क्यू की वैल्यू आपको इक्वेशन 9 में पुट कर देनी है। 9 इक्वेशन कौन सी है, ये वाली इक्वेशन नंबर 9 है, के क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब और इंटू स्मॉल आर। तो जब इस 9 में पुट करोगे तो आपके पास देखो क्या आएगा यहाँ पे कि क्यू की वैल्यू ये कंप्लीट और साथ में ये आर आता ही है और अपॉन आर क्यूब। अब इस के को आप क्या लिखोगे 1/4 पे एप्सिलॉन और आर क्यूब सारा कुछ। तो 4 पाई से 4 पाई और इस आर क्यूब से नीचे वाले से ऊपर वाला आर क्यूब, तो बचा क्या देखो ऊपर रो स्मॉल आर और ये जो अपॉन वाला 3 था ये नीचे आ जाएगा, तो रो स्मॉल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आर के ऊपर अब क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा। समझ में आया। अब बात आती है बिल्कुल लास्ट पॉइंट की कि व्हेन पॉइंट इज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, जब पॉइंट आपका सेंटर पे हो तो सेंटर के लिए जब आप पॉइंट सेंटर पे ले जाओगे, यानी ये वाला जो पॉइंट है पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट को यहाँ सेंटर पे ले आओगे तो आर की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, आर की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो अब आर की वैल्यू ज़ीरो क्या करोगे आप, जो इनसाइड द फार्मूला इनसाइड वाला फार्मूला है ये, इसमें स्मॉल आर ज़ीरो रखोगे तो ई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। अब सबसे जो मेन क्वेश्चन बहुत बार मेरे से पूछा हुआ क्वेश्चन कि सर आपने इनसाइड द स्फीयर वाले फार्मूले में स्मॉल आर की वैल्यू ज़ीरो क्यों रखी, आउटसाइड वाले में रखते तो आउटसाइड वाले में तो फार्मूले में अलग आता, वो भी तो इंटेंसिटी ही थी भी के क्यू और अपॉन में क्या आता है उसमें स्मॉल आर स्क्वेयर आता है। तो स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर इसमें अगर अपने आर की वैल्यू क्या रख दें, ज़ीरो रख दें तो के क्यू अपॉन ज़ीरो बन जाएगा और ये बन जाएगा सर इनफाइनाइट, तो इंटेंसिटी इनफाइनाइट आ गई। तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला किसके लिए है, जब आपका पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर है, आउटसाइड के लिए इंटेंसिटी ऐसे चेंज हो रही है, लेकिन इन जो आपका सेंटर वाला पॉइंट है वो इनसाइड है, तो तब आप क्या करते हो इनसाइड वाले फॉर्मूले में आर की वैल्यू ज़ीरो रखोगे, ना कि आउटसाइड वाले में। ठीक है ना, तो तभी इंटेंसिटी की वैल्यू ज़ीरो आती है। अब बात आती है ग्राफ की, तो ग्राफ बनाने से पहले अपने मैंने क्या किया यहाँ पे कि जो ई और स्मॉल आर के बिटवीन ग्राफ बनाना है, तो चारों ही कंडीशन में फॉर्मूले लिख लिए। पहले जब आर ज़ीरो था ई ज़ीरो है, आर लेस देन कैपिटल आर है, तो इस टाइम ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्यूब और इंटू आर है। मतलब अगर ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, क्योंकि देखो के कांस्टेंट है, जो चार्ज आपने गिवन है वो कांस्टेंट है, स्फीयर की रेडियस कांस्टेंट है, तो ये तीनों कांस्टेंट है, तो ई इज प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब इनसाइड द स्फीयर जैसे जैसे आप आर की वैल्यू क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो क्या होगा ई की वैल्यू इंक्रीज होगी। फिर सरफेस पे जाके क्या हो जाएगी, ये कांस्टेंट और मैक्सिमम हो जाएगी, और जब आप आउटसाइड आओगे तो ये क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब क्या होगा, इधर देखो कि अगर मैं स्फीयर की बात करूं, अगर आप यहाँ सेंटर से चलते हो और सेंटर से क्या करते हो इस साइड चलना स्टार्ट कर देते हो ऐसे, तो सेंटर से इस साइड चलोगे तो सेंटर से लेके और सरफेस तक इंटेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है, लेकिन सरफेस से लेके फिर आउटसाइड जब आप चलते हो तो फिर से क्या होती है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, अंदर इंक्रीज होती है और बाहर जाके डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि मैंने चारों फार्मूले लिख दिए और चारों फार्मूलों का ये वाला ग्राफ बन जाएगा। अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा कि जब आर की वैल्यू ज़ीरो थी, ई जीरो मतलब पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब इनसाइड द स्फीयर जो ई और आर के बीच रिलेशन है वो प्रोपोर्शनलिटी वाला है, तो प्रोपोर्शनलिटी वाला रिलेशन का जो ग्राफ आता है वो क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन, और सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी की वो सरफेस पे हो जाती है। मतलब ये वाला जो पॉइंट है स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, कौन सा पॉइंट है, सरफेस वाला पॉइंट है, तो सरफेस पे आ गई, ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर सरफेस पे। ठीक है, अब बात आती है आउटसाइड की, तो आउटसाइड फिर से क्या रिलेशन है ई और आर में, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर। तो अब ये क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी जो आपकी इनवर्सली क्या हो जाएगी, डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी ऐसे, और इधर क्या हो जाएगा, ये इसके जो पैरेलल हो जाएगा। यानी आप आर की वैल्यू जब इनफाइनाइट रखोगे, आर की वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट, तब ई की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो ये आपका आ गया ग्राफ भाई। इसमें ये था आपका टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी ये फार्मूले कंप्लीट हो गए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ भाई, ये जो सारे फार्मूले हैं आप याद रखना, स्फीयर वाले तो खास करके, क्योंकि आगे जो चैप्टर है ना वो इन्हीं फार्मूलों पर बेस्ड है, वहाँ दोबारा आएंगे फार्मूले ये वाले, तो वहाँ आपको डायरेक्ट फार्मूले याद होने चाहिए तभी कर सकोगे डेरिवेशन, नहीं तो नहीं कर सकोगे। तो ये फार्मूले आप डायरेक्ट याद होने चाहिए आपके,
बी इनसाइड कितना होता है, सरफेस पे कितना होता है, आउटसाइड कितना होता है, सारे फार्मूले याद होने चाहिए। इसको लिख लिख के देखो। इस चैप्टर को याद करने का यही तरीका है, डेरिवेशंस को 3-4 बार लिख के देखो। तो उतना टाइम तक करते रहिए तैयारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।